नमस्कार दोस्तों। आज जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूं वो सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें कि हम ज्यादातर लोग अपनी एज में कभी ना कभी उस दौर से गुजरे हैं जब या तो हमने अपने मकान दुकान किराए पे दिए हुए हों या हम खुद किराए के मकान में रहते हों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स की या टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट्स की, जिसमें कि होता क्या है कि एज अभी तक सन 2021 तक कुछ स्टेट्स में तो पहले से था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 में एक एक्ट आया है जिस एक्ट के अंदर जितने भी टेनेंसी एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे इश्यूज जो हैं अब इस नए एक्ट के अंदर कवर होते हैं। इस एक्ट का जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021। जी हां, इस एक्ट के अंदर हुआ क्या है, ऑफ लेट ये देखा गया कि चाहे वो लैंडलॉर्ड हो चाहे वो किराएदार हो, कोई भी किसी भी प्रकार के सिविल न्यायालय में जाने से घबराते थे। ये सोचते थे कि यार अगर जो है मेरे मकान पे किराएदार ने कब्जा कर लिया है या मेरा मकान मालिक मुझे जबरन बिना किसी वैध कारण के, बिना किसी लीगल कारण के मुझे अगर मेरे मकान से, जिस मकान में मैं रह रहा हूं उस मकान से निकाल रहा है, या टेनेंसी अग्रीमेंट को लेकर, रेंटल को लेकर, किराया जो लेन देन है उसको लेकर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो फिर उस परिस्थिति में सिविल न्यायालय ही केवल एक रास्ता ऐसा था जो कि किसी भी जिले में जिला जज के सामने पेश हुआ करते थे मैटर। सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने या सिविल जज जूनियर डिवीजन के सामने जो मुकदमे पेश हुआ करते थे, अब उनके लिए जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया गया है कि वो रेंटल से जितने भी इश्यूज होंगे, रेंटल रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, अग्रीमेंट होंगे, वो उन सबको प्रिजाइड करेंगे। तो एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट के अंदर टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद जो रेंटल अग्रीमेंट है, रेंटल अग्रीमेंट कितने महीने का होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, रेंटल अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने पर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से आपको रेंटल अग्रीमेंट में कौन कौन से क्लॉजेस डालने चाहिए, चाहे वो आपका टेन्योर ऑफ टेनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रेंटल इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इन एक्शंस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट या नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का सबलेटिंग अगर आपका टेनेंट कर रहा है उससे रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम बात करते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट की। जो अग्रीमेंट है टेक्निकली वो अग्रीमेंट जो एक्ट कह रहा है कि कभी भी आप कोई रेंटल अग्रीमेंट करते हैं तो आप कम से कम 1 साल का करें, उस अग्रीमेंट को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने टेनेंसी अधिकारी को, जो आपका जोन पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे इत्तला कर दें, वहां सूचना दे दें कि ऐसे ऐसे ये मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है या ऐसे ऐसे मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है। इस तरह का आप इंफॉर्मेशन वहां पे दे दें। जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक्ट के अंदर प्रॉपर अनेक्शंस में फॉर्म्स दिए हुए हैं, जिन फॉर्म्स के अंदर ये आपको एप्लीकेशन देना है। लेकिन उस एक्ट के अंदर ये भी लिखा है कि अगर आपका 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, यानी कि 12 महीने से कम का अगर रेंट एग्रीमेंट है, तो इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, यू वांट टू इन्फॉर्म द रेंटल अथॉरिटी और नॉट। जनरली आमतौर पर देखा गया है, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूं, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं या रेंट पे लेते हैं तो वो 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपए का या 10,000 रुपए का जो स्टैंप ड्यूटी जाता है, उस ड्यूटी को बचाने के लिए, गवर्नमेंट को वो स्टैंप ड्यूटी देने के लिए हम रेंटल अग्रीमेंट को 11 महीने का करते हैं और उसको रजिस्टर नहीं करते।
विच इज टेक्निकली अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बिकॉज जैसे ही आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है देन देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट विद द टेनेंट टू नॉट फॉलो द अग्रीमेंट। ज्यादातर इश्यूज अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट में सर्टनली देखे गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार रेंटल अग्रीमेंट रिन्यू नहीं किए जाते या किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो जाता है, तब जाके हमें यह रियलाइज होता है कि हमारा रेंट अग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड होता, दिस इज फॉर टेनेंट ऑल्सो, अगर रजिस्टर्ड है अग्रीमेंट तो लैंडलॉर्ड मुंह उठा के जब मर्जी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। एंड अब एक्ट ने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सेक्शन 21 के अंदर, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस अ टेनेंट कैन बी एविक्टेड, अंडर व्हाट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन टेनेंट इज प्रोटेक्टेड टू बी नॉट वेकेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। उसमें स्पष्ट हो गया है कि किस किस रूल के अंदर आपको लैंडलॉर्ड छेड़ नहीं सकता और कैसे किस किस परिस्थिति में ही आपको एविक्ट किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी से जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है। जो सबसे अच्छी बात है इस एक्ट की वो ये है कि एज ऑफ टुडे, ये मैं आपको बिल्कुल पर्सनल तजुर्बे से बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रेंटल के केसेस हमने पिछले 6 महीने में 7 महीने में किए हैं। पिछले 6 7 8 महीने में जो केसेस जितने भी किए हैं, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा ये जानकर, सारे के सारे केसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सब के सब जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट पे हैं या उनमें फाइनल आर्ग्यूमेंट हो चुका है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 3 to 6 months 7 months। जहां सिविल न्यायालय में किसी मुकदमे में अगर आपका टेनेंट डिस्प्यूट है, उसको 1.5 महीना 2 महीना नोटिस में ही लग जाता है। ये एक ऐसा एक्ट है, इतने सुंदर तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, इतने अच्छे रूल्स, इतने अच्छे सेक्शंस लेके आए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय, आपका जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उत्तर प्रदेश की, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय 3 से 8 महीने के अंदर, एज ऑफ टुडे मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूंगा, गौतम बुद्ध नगर के अंदर 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे के सारे रेंटल मैटर्स डिस्पोज हो रहे हैं। यानी कि अगर आपका टेनेंट जबरन आपकी प्रॉपर्टी में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से उसको आदेश होने के 1 महीने के अंदर अंदर मकान खाली करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो पुलिस अपने आप ही करवा देगी। दैट इज हाउ पावरफुल दिस एक्ट इज। अब बात करते हैं जो थोड़े से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जैसे कि मैंने बताया कि टेनेंसी एग्रीमेंट का टाइम हमारा जो है लगभग टेनेंसी का एग्रीमेंट 12 महीने का होना चाहिए। अगर 12 महीने का नहीं है तो आप 11 महीने का रखें। 11 महीने के एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। 11 महीने के एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसी एग्रीमेंट के अंदर जो है पीरियड ऑफ टेनेंसी, क्या वो 11 महीने की है या साल भर की है या 1+1+1 की है, वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड और डिटेल्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द टेनेंसी लैंडलॉर्ड का देहांत हो जाता है तो उस केस में उसके लीगल आयर्स जो हैं वो उनके साथ टेनेंसी का एग्रीमेंट किया जाएगा। वो उत्तराधिकारी हैं उसके, तो वो सारा का सारा राइट उनका बन जाएगा। सब लेटिंग जो है, सब लेटिंग यानी कि अगर बहुत सारे सोसाइटीज में या RWAs में ये देखा गया है कि एक आदमी रेंट पर ले लेता है, फिर वो आगे उसको सब रेंट कर देता है। जैसे बहुत आपने देखा होगा बीच में Airbnb जैसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से फर्निश करेंगे, फिर आगे Airbnb के थ्रू या रेंटको के थ्रू या अदर कंपनीज के थ्रू उसको आगे सबलेट करते हैं। तो ये सबलेटिंग केवल तब हो सकती है अगर आपके अग्रीमेंट के अंदर लिखा गया हो। अपनी मर्जी से कोई लेकर आगे उसको सबलेट नहीं करेगा। रेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो एक्ट कह रहा है? एक्ट कह रहा है कि हर वर्ष 5% आप रेंट जो है बढ़ाएंगे। 5% बढ़ाएंगे या जो भी आप लोगों का आपस में डिस्कशन हुआ हो वो रेंटल आप बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद हो, अगर मान लीजिए रेंटल रिवीजन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डिस्प्यूट होता है, वो भी रेंट अथॉरिटी आपको उसमें आपकी हेल्प करेगी एज पर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया हुआ है,
आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है और सिक्योरिटी डिपॉजिट ना लौटाने की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उस परिस्थिति में आप रेंटल अथॉरिटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि मैं इतने समय से इतने समय तक इस मकान में रहता था और मकान खाली करने के इतने महीनों बाद भी या इतने समय बाद भी मेरा रेंटल डिपॉजिट जो दिया गया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिया गया था, वो लैंडलॉर्ड ने वापस नहीं लौटाया है। चूंकि वो वापस नहीं लौटाया है तो मैं न्यायालय में आया हूं और मेरी मदद की जाए मेरा रेंटल सिक्योरिटी वापस दिलाने के लिए। एक और इशू है जो कि देखा गया है, ऑफ लेट क्या हुआ है कि कई बार टेनेंट्स को परेशान करने के लिए लैंडलॉर्ड जो है रेंट लेना बंद कर देता है। उस परिस्थिति में रेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छा एक डोर खोल दिया है। वो क्या है कि मान लीजिए जो भी आपका लास्ट पेड रेंट है, अब का लैंडलॉर्ड आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए रेंट आपसे नहीं ले रहा है, उस अकाउंट को ही उसने क्लोज कर दिया जिसमें आप रेंट देते थे। तो ऐसी सिचुएशन में कैश 22 सिचुएशन हो जाती है कि जाके वो कहेगा कोर्ट में कि साहब मेरा रेंट नहीं दे रहे, जबकि खुद ही अकाउंट बंद किया। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको रेंट अथॉरिटी में जाना है, अपना रेंट एग्रीमेंट लेके जाइए कि ये सिचुएशन है, मेरे से रेंट नहीं ले रहा। तो सेक्शन 14 के अंदर ये डिफाइंड है कि आप कैसे उस रेंट को रेंट अथॉरिटी में जमा करा सकते हो। फिर भाई तुझे रेंट लेना है तो रेंट अथॉरिटी जा और वहां से अपना रेंट कलेक्ट कर ले। फर्दर बाकी सेक्शंस में रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बताया के बारे में बात की गई है। किन किन सिचुएशंस में टेनेंट को प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, माइनर और मेजर मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है, माइनर और मेजर मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे केसेस में स्पेशली जो हाई राइजेस होते हैं या सोसाइटीज होती हैं, उनमें यह किया जाता है कि मान लीजिए अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो लैंडलॉर्ड अपने सोसाइटी में मेंटेनेंस कंपनी को कहेगा कि भाई इसका पानी बिजली बंद कर दो। सो अंडर सेक्शन 20 द टेनेंट इज प्रोटेक्टेड विद दैट। पानी बिजली एक असेंशियल सप्लाई में आती है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बंद नहीं किया जा सकता। पानी बिजली की सेवाएं किसी भी टेनेंटेड प्रॉपर्टी का बंद नहीं किया जा सकता। ये हमारा एक्ट जो है क्लियरली डिफाइन कर रहा है। अब क्या हुआ कि आपका कोई भी डिस्प्यूट है, आप उसे लेकर के रेंटल अथॉरिटी में गए, रेंटल अथॉरिटी ने आइदर वेज डिफाइन कर दिया। ऑब्वियस सी बात है आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो आप लैंडलॉर्ड हैं, चाहे आप टेनेंट हैं। इन केस अगर आप उस ऑर्डर से आप पीड़ित हैं, यू आर अफेक्टेड बाय दैट ऑर्डर, देन रेंटल ट्रिब्यूनल में ही आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं और वो अपील फाइल करने के बाद अगेन जो भी उसका ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर का आप एग्जीक्यूशन रेंटल अथॉरिटी के थ्रू करा सकते हैं। अब चाहे उसमें पुलिस की डायरेक्शंस हो, चाहे कोई भी अदरवाइज डायरेक्शंस हो, उसमें आपको नेसेसरी रिलीफ दिया जाएगा। सो इन अ नटशेल, द उत्तर प्रदेश Regulation of Urban Premises Tenancy Act will cover all your rental and landlord related disputes, and all these disputes need to be taken to the rental authority। rental authority जिसका jurisdiction, जिसका अधिकार जो है जिला अधिकारी को दिया गया है। जनरली जिला अधिकारी खुद तो प्रिसाइड करते नहीं है, तो किसी ना किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये काम नियुक्त कर दिया जाता है और वो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर प्रिजाइड करते हैं। सो ऑल द डिस्प्यूट्स इन उत्तर प्रदेश pertaining to rental issues between landlord and tenants will go to the district magistrate, and अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में है, एज ऑफ टुडे जो हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 से 8 महीने के अंदर अंदर ये मैटर्स डिसाइड हो रहे हैं। सो अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है रेंटल से रिलेटेड, सो now you have to go to the district magistrate office with your application as per the tenancy act। आशा करता हूं आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपको या आपके किसी भी मित्र को इस जानकारी की आवश्यकता हो, कोई भी इस तरह के इशू से
पीड़ित हो, किसी को भी कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट या टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट हो, आप जो है इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें जिससे कि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।